आयशा पेज नंबर बताना नोट्स का। 57। ओके। अरे वैसे ईडीपी में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं जो आप करवा बेटा चुके हैं? बेटा आप ईडीपी की क्लास में वो पूछिएगा तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम मैनेजमेंट की क्लास है, इसके अलावा आप क्लास के बाद मुझसे फ़ोन कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। खैर, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, और बिजनेस मैनेजमेंट का एक बड़ा ही अहम सवाल जो कि स्क्रीन पर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये हम पढ़ेंगे। तो भाई ये क्या सवाल है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एसेट्स, के ये सवाल मैंने लास्ट जब हम क्लास एंड हो रही थी हमारी, तो ये सवाल मैं आपके जहन में छोड़ के गया था कि भाई द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इज द एम्प्लॉइज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इदारे के लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होता है, किसी भी इदारे के लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होता है वो कौन होता है? वो होते हैं उसके एम्प्लॉयज़। हर कोई ये कहता है कि भाई यकीनन एम्प्लॉय जो है तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहने के साथ साथ जब बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट की इक्वेशन आप लोग माशाल्लाह बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। अब वहाँ पर जो है जब एसेट्स हम लिखना शुरू करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट हम जिसको कह रहे होते हैं ह्यूमंस, हम उसकी वैल्यू नहीं दिखते, हम उनको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं करते। क्या ये सही है? अब इस पर एक डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट है किन लोगों के दरमियान? दो लोगों के दरमियान, दो सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उनके दरमियान आपस में इसके ऊपर डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट क्या है? नंबर वन कि भाई यकीनन इनको होना चाहिए, हमें अलग अलग शो करना चाहिए और एसेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमें अलग से दिखाना चाहिए कि ये जो है हमारे ये एसेट्स हैं, और ये हमारे एसेट्स किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। ये हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं, हमें अपने ह्यूमन एसेट्स को भी उसमें ज़रूर रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है जी। अब लेंसेज लिकर्ट जो है, इन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी। इन इस बुक न्यू लेटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट सिंस ह्यूमन एसेट्स आर द मोर इम्पोर्टेंट देन मटेरियल एसेट्स। ठीक है जी, ये हम कहते हैं ना कि भाई ह्यूमन एसेट जो है वो मटेरियल एसेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, human assets are more important than material assets. They must be incorporated in the balance sheet. जब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यकीनन ये बैलेंस शीट में भी आने चाहिए। He says that if an organization recruits all its workers, he says that if an organization recruits all its workers newly and consumes on their training to make them workable, this consumption would take a huge amount of capital. ठीक है जी, यानी अगर जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रिक्रूट करते हैं और अच्छे बंदे चुनते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको काम सिखाते हैं, तो भाई इस सब में खर्चा होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली होता है। ठीक है जी। A question of paramount importance arises here that how would we show the human assets in monetary form on the balance sheet? अब यहाँ पर ये सवाल आता है, जब हम इतना खर्चा भी कर रहे होते हैं और वो इस काबिल भी बन जाते हैं कि वो अब हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर, तो हम उन्हें कैसे बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं? ठीक है जी। टू मेथड्स इन दिस रिगार्ड आर सजेस्टेड टू अडॉप्ट। और इसमें क्या बताया गया कि दो तरीके बताए गए हैं जिसके ज़रिए आप ह्यूमन एसेट्स को इसमें शो कर सकते हैं।
ठीक है जी। नंबर 1, कॉस्ट अप्रोच, अकॉर्डिंग टू विच whatever a company consumes additionally on keeping the present production capacity of its workers is called human cost. The same thing could also be presented in the manner that what losses a company will have to bear in case saving the expenditure on workers and losing them. In other words, this method measures the cost of benefit. तो इसमें एक तरीका बताया गया कॉस्ट अप्रोच, यानी कि जितनी लागत आ रही है, मैं बहुत ही जैसे इसमें लिखा हुआ है उस तरीके से नहीं बता रहा आपको, मैं आपको जरा आसान अल्फाजों में ये अपने तरीके से बता रहा हूँ कि भैया जितनी कॉस्ट, जितने आपने खर्च की उतनी बैलेंस शीट में आप लिख दें कि भाई ये इतने का एसेट हो गया, यानी जितने का आपके आप, यानी कि वो गोश्त, इंसानी गोश्त के हिसाब से जैसे हम कसाई तोलता है गोश्त और उसकी वैल्यू होती नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान की इस तरह से वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इंसान पर जितना खर्च किया गया उतनी उसकी वैल्यू होगी। ठीक है जी, एक डॉक्टर है और एक अनपढ़ बंदा भंगी है, कोई स्वीपर है, उन दोनों की बराबर वैल्यू नहीं हो सकती इंसान की नज़र में। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग पर बहुत ज़्यादा खर्च किया गया है, उसको सिखाया गया है, उसने मेहनत की और वह एक डॉक्टर बना है। एक डॉक्टर एक स्वीपर की बराबर वैल्यू इंसानियत में भी नहीं है। यही वजह है कि एक आलिम अफजल होता है। एक आलिम अफजल क्यों होता है? जिसके पास इल्म होता है वो अफजल होता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलवी अफजल होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर जो है वो अफजलियत रखता है, एक लॉयर अफजलियत रखता है, एक जज अफजलियत रखता है, एक टीचर अफजलियत रखता है। यानी कि हर बंदा जो अपने अपने काम में कमाल के दर्जे पर फाइज हो जाए उसकी वैल्यू ज्यादा है। एक आम इंसान जो ला इल्म है, जो इल्म हासिल कर ले, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसको समझने की जरूरत है बेटा। ठीक है जी, आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो भाई इसमें जो पैसा हम इंसान पर खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है? वो ह्यूमन कॉस्ट कहलाता है। एंड द सेम कैन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। और जितना हम किसी बंदे पर खर्च करते हैं वो हम क्या कर सकते हैं उसको जी, कि हम उसको ह्यूमन कॉस्ट बनाकर हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है। द सेकंड मेथड, द सेकंड मेथड इज कंसर्न विद द इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ वर्किंग स्टाफ। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, मैं क्लास ले रहा हूँ और मेरे पास जितने ही बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, हमेशा से नहीं होते, हमेशा इतने ही बच्चे नहीं होते। ठीक है। हमेशा मैं पढ़ाता हूँ सबको बराबर ट्रीट करके। इस वक्त मैं ऑनलाइन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे 10-11 बच्चे जितने भी सुन रहे हैं इस वक्त, या करीब 50-60 भी होंगे, अब इतवार को देखिएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम 60-70 बच्चे होने चाहिए मेरी क्लास में। खैर, तो बात यह है कि अब कॉस्ट के बाद जितना भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्या सब बराबर पढ़ रहे हो? तो नहीं। मुझे जितने बच्चे सुन रहे हैं सबका मेंटल लेवल अलग अलग है। हर बच्चा मुझे अपने मेंटल लेवल के हिसाब से सुन रहा है और वो मुझे उसी हिसाब से जो है वो मुझे सुनेगा भी और मुझे उसी हिसाब से समझेगा। जितने सब मेरे साथ बच्चे हैं सबका लेवल, मेंटल लेवल बराबर नहीं है। ठीक है जी। अब तो क्या, जब मैंने अगर ट्रेनिंग दी थी, कॉस्ट अप्रोच की नहीं बता रहा हूँ मैं, कॉस्ट अप्रोच के खिलाफ मैं आपको अभी जो मैंने बताया ट्रेनिंग में जितना जिस बंदे के खिलाफ खर्च किया है, जितना जिस बंदे के ऊपर खर्च किया, आप वो लिख दो। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं उसकी दलील दे रहा हूँ कि मैं खिलाफ क्यों हूँ। मैं उसके खिलाफ इसलिए हूँ कि हम जिसको सिखाते हैं वो उतना सीख ले, जरूरी नहीं है। मैंने 10 बंदों को सिखाया, 10 बंदे उसी हिसाब से नहीं सीखेंगे। कोई ज्यादा सीखेगा तो कोई कम सीखेगा, कोई ज्यादा सीखेगा तो कोई कम सीखेगा। तो बात यह है, इसमें ये बताया गया इवेल्युएट किया जाए किसने कम सीखा किसने ज्यादा सीखा। जिसने ज्यादा सीखा उसकी ज्यादा वैल्यू, जिसने कम सीखा उसकी कम वैल्यू होगी। आ रही है बात समझ? जिसने ज्यादा सीखा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी और जिसने कम सीखा उसकी कम वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो द सेकंड मेथड इज कंसर्न विद द इवैल्यूएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्किंग स्टाफ। कि दूसरा मेथड किससे कंसर्न करा कि वैल्यू ऑफ द वर्किंग स्टाफ, कि उसकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैसियत क्या है। In other words, what is existing cost of the workers according to this method? Whatever it is spent by the company on its working staff is multiplied with the period in the form of years. ठीक है जी। तो भाई जो कुछ आपने अपने बंदों पर खर्च किया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द ईयर्स और फिर आप उसकी वैल्यू आप बैलेंस शीट के अंदर लिख सकते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, in other words, it is estimated that if the total staff if the total staff is replaced by the new staff, what additional cost would incur? भाई अब ये होता है कि जितना भी हमारा स्टाफ है वो हमेशा नहीं रहेगा, तो क्या हम रोजाना बैठकर अपनी बैलेंस शीट जो है वो चेंज करते रहें? आज कोई स्टाफ है, कल कोई स्टाफ है, परसों कोई स्टाफ है। जैसे जैसे स्टाफ चेंज हो रहा है कि हम भी हाथ के हाथ चेंज करते रहें, ऐसा भी सही नहीं है। वी नीड टू इवैल्यूएट इट। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर जब पुराना स्टाफ जाएगा तो उसकी जगह हम नया स्टाफ रखेंगे भी। Human assets accounting is in the initial stage, which is passing through the experimental phase. Nevertheless, it should be expected that the controversy between the human assets accountants, managers, and the financial accountants will come to an end soon, and then we would be able to include human assets in the balance sheet of the organization. अब देखा आपने, एक हमने बात की और फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स वाले जो होते हैं, उन्होंने उसकी नफी कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं लिख सकते वैल्यू। उन्होंने फाइनेंशियल एनालिस्ट ने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम वैल्यू लिखें कौन सी? आज बंदा है कि वैल्यू अलग है, कल को बीमार हो जाता है, उसको दिमागी कमजोरी हो जाती है, तो उसकी वैल्यू फिर कम करनी पड़ेगी। तो हम किस तरह से कम करेंगे? और बंदा जब छोड़ के चला जाएगा, उसको रिप्लेस नया बंदा करेगा, तो फिर हम क्या वैल्यू लिखेंगे? ठीक है जी। तो बंदे की परफॉर्मेंस हर बंदे की एक जैसी हमेशा नहीं रहती। कभी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी उसकी परफॉर्मेंस खराब भी हो जाती है। तो इसलिए जो है ना, ये अभी तक कंट्रोवर्सी है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स और ह्यूमन मैनेजर, एचआर मैनेजर्स आपस में आमने सामने हैं। एचआर मैनेजर्स कहते हैं वैल्यू शामिल होनी चाहिए, और हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स वो कहते हैं नहीं शामिल होनी चाहिए। आज तक ये मसला हल नहीं हो सका, इसी के साथ हम अगली तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको एक सवाल पढ़ा दिया और आपने सुन लिया, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती। अब ये जो सवाल था, दोबारा दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एसेट्स वाला, ये आपको, मैं आपको बर्डन डाल रहा हूँ एक तरह से, और बर्डन आपको फेस तो करना ही अल्टीमेटली। ठीक है ना? अभी आयशा का मेरे पास मैसेज आया, आयशा भी सिर्फ ऑनलाइन भी है, तो एक मुश्किल आ सकते हैं, पेपर लेट होंगे तो बिल्कुल हो सकता है। आप मुश्किल की तैयारी करनी चाहिए। चार्ल्स कैटरिंग ने क्या कहा है, मैनेजमेंट साइंटिस्ट ने, चार्ल्स कैटरिंग, उन्होंने ये कहा है कि एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड डू द बेस्ट। यानी बुरा सोच के करो, बहुत मुश्किल पेपर आने वाला है, उसकी तैयारी करो। आसान आ जाएगा तो भी हो जाएगा, मुश्किल आएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आसान आएगा ये सोचकर आपने तैयारी की, और उसके बाद अगर मुश्किल आ गया, तो आप क्या हो जाएंगे? आप फंस जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। हमेशा जब आप तैयारी करें तो इस अंदाज से कीजिए कि अगर मुश्किल पेपर आ जाए तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सारे लेक्चर का मकसद ये था कि जो अभी मैंने सवाल आपको पढ़ाया है वो आप याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। Now the question is define performance appraisal. Define performance appraisal. Performance appraisal is the assessment of an employee's job performance. Performance appraisal is also known as employees appraisal or merit rating. Performance appraisal has two basic purposes. First, performance appraisal serves an administrative purpose. It provides information for making salary, promotion, and layoff decision as well as providing. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल के मतलब किसी भी एम्प्लॉय को जिसको हमने जॉब पर रखा है, उसकी परफॉर्मेंस को जज करना। ठीक है जी। जिस बंदे को भी हमने जॉब पर रखा है, उसकी परफॉर्मेंस को क्या करना? जज करना। जब मैंने फारिग हुआ पढ़ के, जब मेरे स्टूडेंट लाइफ जो है ख़त्म हुई, हर किस्म की लाइफ इंसान की ख़त्म हो जाती है और उस दुनिया से गुजर जाता है। इसके फेजेस होते हैं, एक बचपन होता है, फिर एक नौजवानी होती है, फिर इंसान जवान होता है, फिर वो अधेड़ उम्र की तरफ जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, और फिर वो बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा होने के बाद वो बेबस होता है। कुछ लोग बुढ़ापे के बाद चले जाते हैं, कुछ लोग बेबस हो जाते हैं।
बेहतर है बुढ़ापा हो, बस निकल जाए, अल्टीमेटली जाना तो है ना। तो बताने का मकसद क्या था कि स्टूडेंट लाइफ जब मेरी ख़त्म हुई तो मैं बहुत खुश था इस बात पे कि अब मुझे इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा, अब मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन आपको पता है, जब से मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ और मैंने जॉब स्टार्ट की, अब ये हो गया है कि हर रोज़ मेरा एग्ज़ाम है। जहाँ मैं जॉब करता हूँ मॉर्निंग में, वहाँ बायोमेट्रिक डिवाइस लगी हुई है अटेंडेंस की, और अगर मैं लेट जाऊँगा तो वो चीज़ नोट की जाएगी और उसके हिसाब से मुझसे पूछा जाएगा, हाँ भाई क्यों लेट हो गया, क्या हो गया। और फिर एक रिपोर्ट बनती है मेरी एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल की, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है, उसको इम्तिहान का दर्जा दिया गया है जॉब सेक्टर में। यानी एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, वो आसान होते हैं, ये मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रोजाना की बुनियाद, हफ्ते की बुनियाद पर, महीने की बुनियाद पर, क्वार्टर की बुनियाद पर, 6 महीने की बुनियाद पर और फिर 1 साल की बुनियाद पर मेरी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। और उसके बाद मेरे अप्रेजल देखकर मेरी सैलरी बढ़ेगी। तो अब मुझे पता है कि मेरा अप्रेजल अच्छा होगा तो सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी, तो अब मैं अपने जान लगा दूंगा अपने अप्रेजल को अच्छे से अच्छा करने के लिए। आ रही है ना बात समझ? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द असेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयज अप्रेजल और मेरिट रेटिंग। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि जब आप किसी बंदे को जॉब पर रख लेते हैं, वो मुसलसल काम कर रहा होता है, तो आपने इसके अंदर ये देखना होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो काम कैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बंदा अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तमाम चीज़ें इसके लिए, इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है जी। परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज़ टू बेसिक पर्पसेस। फर्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसका पहला पर्पस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या होता है कि लोगों पे कंट्रोल रखा जाए। लोगों को कंट्रोल में रखेंगे तो वो काम करेंगे, अगर लोगों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो काम भी नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा पर्पस, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग सैलरी प्रमोशन एंड ले ऑफ डिसीजन एज वेल एज प्रोवाइडिंग। अगला क्या होता है कि भाई किसी की भी सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, उसको निकालने के बारे में उसकी परफॉर्मेंस देख कर फैसला किया जाता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बेटा आपका भी रुक रहा होगा तब भी यही मसला होगा, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही रुक रहा, कभी मेरा रुकेगा तो कभी आपका भी रुकेगा। इंटरनेट है। मैं बात करूंगा कि एक आध फिजिकल क्लास भी अगर हमारी होती रहे साथ साथ, क्योंकि कुछ जगहों पर फिजिकल क्लासेस भी हो रही है। लेकिन शाजी कॉलेज का नाम थोड़ा बड़ा है तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि उसका तो गेट खुलते ही प्रेस वाले खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे बोल और पता नहीं कौन। खैर, तो इसमें क्या है कि अगर बंदे की परफॉर्मेंस अप्रेजल सही नहीं, अगर वो सही काम नहीं करे तो उसको क्या किया जाएगा, उसे फारिग कर दिया जाएगा। ठीक है जी। बड़े सेंटर में नहीं हो रही ना बेटा। अब आप इतने बड़े सेंटर में पढ़ रहे हैं, बड़े सेंटर में नहीं हो रही, छोटे सेंटर में हो रही, खोपचे में वो कर रहे हैं क्लास। हम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, मैं खुद फिजिकल क्लास ले रहा हूँ एक जगह पर, जुरास की बात। अच्छा, मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि मेरा नेट अच्छा चल रहा है। बाय द वे मुस्तफा, आप अपनी वीडियो दिखाइएगा, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, पहचाना नहीं ना मैं आपको इसलिए। अच्छा जी। अकॉर्डिंग टू स्कॉट स्प्रीगल, सॉरी, merit rating of an employee is the process of evaluating the employee's performance on the job in terms of requirement of the job। यानी कि ये स्कॉट ने क्या कहा, स्कॉट ने ये कहा कि भाई किसी भी एम्प्लॉय की आपने परफॉर्मेंस देखनी है तो उसका अप्रेजल बनाना होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाएंगे तो वो, उसको याद रहेगा कि हाँ यार कोई है जो मेरी परफॉर्मेंस को चेक करने वाला है। मेथड्स पढ़ लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। ये 7 मेथड हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहे हैं।
पहला मेथड है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट आएगा उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा लगेगा, सेकंड आएगा लगेगा कम, थर्ड आएगा और कम लगेगा, फोर्थ आएगा हल्का सा लगेगा, पांचवा आएगा इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, और छठे में अगर आप आ गए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या होता है? पेयर्ड कंपैरिजन मेथड होता है जब एक टीम को आप इवेल्युएट कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ भाई, इस ग्रुप ने कितनी मेहनत की, इस ग्रुप का क्या वैल्यू है, इस ग्रुप की क्या वैल्यू है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप की अलग अलग वैल्यू को, हर ग्रुप की अलग अलग वैल्यू को जज किया जाता है। इसके बाद है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ग्रेडिंग सिस्टम आपके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में होता है। ए ग्रेड, A1, A, B, C, D, E, F। एफ आप जानते हैं फेल होता है और उसमें बच्चे को दोबारा से एग्जाम देने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे इदारों के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम है आज भी, और वो ग्रेडिंग के हिसाब से वो करते हैं। इसके बाद है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है? नंबरिंग होती है, टारगेट्स दिए जाते हैं, टारगेट्स चेक किए जाते हैं कितने किए। इस तरह एक मेथड है चेक लिस्ट मेथड। चेक लिस्ट मेथड उसमें यस नो यस नो यस नो का ऑप्शन होता है। ये किया, हाँ किया, नहीं किया, हाँ किया, नहीं किया, हाँ किया, नहीं किया। इसमें से बहुत सारी किस्म की मैं चेक लिस्ट देख चुका हूँ। मतलब बहुत सारे किस्म की मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो चुकी है। अच्छा, फ्री ऐसे मेथड होता है। फ्री ऐसे मेथड क्या होता है कि कुल इख्तियार अब आपके इमीडिएट बॉस को दे दिया जाता है, वो जैसे चाहे आपकी रैंकिंग करे। ग्राफिक स्केल होता है, उसमें ग्राफ्स बने हुए होते हैं, ग्राफ अब ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, इसकी बुनियाद पर उसमें फैसला किया जाता है। ठीक है जी। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं। नंबर वन, परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी मेड बाय द एम्प्लॉयज इमीडिएट सुपरवाइजर as he only knows thoroughly the employee working under the supervision। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का सबसे पहला असूल ये कि कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? जो आपका इमीडिएट बॉस होगा वो बनाएगा। आपसे कोई और दीगर लोग नहीं बना सकते। इमीडिएट बॉस जो होगा वही ये बनाएगा, ये इसकी पहली शर्त है। दूसरी होती है द सुपरवाइजर शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड द वैल्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ पी। जो बना रहा है उसको उसका आइडिया होना चाहिए, उसको उसका अंदाजा होना चाहिए कि बेसिकली ये बनती कैसे। कोई भी ऐसा बंदा आपकी नहीं बना सकता परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसको उसका आइडिया ना हो। अपनी मर्जी से वो नंबर दे रहा है, लेकिन वो क्या नंबर दे रहा है अगर उसको उसकी नॉलेज नहीं है तो ही इज़ नॉट द राइट पर्सन टू मेक। ठीक है जी। अच्छा जी। The supervisor should have the skills and enthusiasm for undertaking the employee performance appraisal। हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल भी देखनी होती है कि भाई उनकी क्या एफर्ट्स होते हैं। ठीक है जी। और उनका जज्बा क्या है काम करने का, और सुपीरियर है वो कितना जस्टिफाइड है। इसमें पर्सनल लेवल पर जाकर हमें नहीं देखना होता। ठीक है जी। पर्सनल चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ज़ाती तौर पर कोई बता बुरा लगता है तो मैं उसकी ACR खराब बनाऊँ, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी की ACR बना रहा हूँ तो मुझे
उसमें उसके काम को करना, उसकी कौन सी ज़बान बोलता है, सिंधी है, पंजाबी है, महाजिर है, नहीं, ये नहीं देखना, मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ उसका काम देखना होगा। ठीक है जी। कम से कम या तो हाफ ईयरली बननी चाहिए कभी, या तो 1 साल, या तो 6 महीने में बनेगी या 1 साल में बनेगी, इससे कम में नहीं बनेगी। ऑल एम्प्लॉयज इन अ गिवन डिपार्टमेंट शुड बी अप्रेज्ड एट द सेम टाइम। और जितने भी लोग इस इदारे में काम कर रहे हैं, सबकी जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगी वो एक साथ होगी। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लें पहले से। इफ़ यू वांट यू मे टेक द स्क्रीन शॉट। ये एक सवाल है पूरा आपकी स्क्रीन के सामने, अगर किसी को स्क्रीन शॉट लेना तो वो ले ले। ठीक है, ये बुरा सवाल है, आप लोगों ने याद भी करना होगा। दूसरा सवाल का 2 स्क्रीन शॉट लेने होंगे, एक ये ले लें और एक ही।